हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल ऑडिबल। ऑल राइट। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू द डाउट सेशन ऑफ आवर चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? Hi. Good evening. कैसे हो आप लोग? बताओ भाई. आज है हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद तुम बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री बहुत दिनों बाद आने वाली है. आज हम करने वाले हैं डाउट सेशन बेसिकली. एंड एक छोटू सा टॉपिक इमल्शंस आपका रह गया था, उसको भी मैं 5 मिनट के अंदर कवर अप करके समझा दूंगी. ठीक है, अभी ये बताओ, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? वील मिस आर चाशनी मैम, है ना? पता था मुझे यही उम्मीद थी तुम सबसे. यस, चलो. क्लियरली ऑडिबल और विजिबल, क्या बात है भाई, वेरी गुड. तो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर टेक्निक्स. पहले ये बताओ किसने किसने एसीपी लगा ली? एसीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? तबीयत कैसी है? तबीयत इज लाइक ओके. अभी बहुत ज्यादा दवाई खा लिया तो एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ मैं. सो यस, मतलब ठीक है. ओके. एंड आई एम वेरी सैड कि मेरे लास्ट के जो 2 दिन गए हैं इस चैप्टर के, उसमें मेरी शायद आपको फुल एनर्जी ना दिख पाए. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट यस, आई विल गिव माय 100%. ऐसा हो नहीं सकता यार, मेरी क्लास में एनर्जी डाउन हो ही नहीं सकती. ये बुखार तो आते जाते रहते हैं. चलो, एसीपी लगाई, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिख रहे तो भाई वेरी बैड, क्योंकि एसीपी लगा के आना है, तभी तो आपके डाउट्स होंगे तभी तो उसको सॉल्व करने में मजा आएगी. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पहले हम थोड़ा सा इमल्शंस के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इस पे अपना क्वेश्चंस जो है वो करेंगे. तो इमल्शंस फिलहाल हम करने जा रहे हैं. इमल्शंस, हेडिंग लगाइए, इमल्शंस. ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा इमल्शंस, उसको भी समझ लो. इमल्शन होता क्या है? इमल्शन कोलॉइडल सॉल्यूशंस का ही एक पार्ट है. ठीक है, कोलॉइड सॉल्यूशंस का ही पार्ट है, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशंस आपस में जुड़ते हैं. हेट्रोजेनस लिक्विड सॉल्यूशन आपस में जुड़ते हैं. ठीक, जो कि इमिसिबल होते हैं, यानी कि मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप पढ़ चुके हो बेसिकली, बस उसी का नाम इमल्शन रखना था. एग्जाम्पल है हमारे पास ऑयल इन वाटर. बल्कि एग्जाम्पल क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं, ये भी समझ लो. 2 टाइप्स के इमल्शन होते हैं. एक होता है ऑयल इन वाटर, ठीक है, और एक होता है वाटर इन ऑयल. ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी का एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक है, एक मिनट रुको, इसको ऐसे बना ही देते हैं अपन. इसके अंदर पानी 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 पानी. अंकल जी पानी पिला दीजिए, रुक जाओ. क्या करना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? रुको. तो इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है? पानी है. ठीक है भाई, इसके अंदर पानी है, एग्जाम्पल देखना. ठीक है, और एक यहाँ पे ऑयल है, इसके अंदर ऑयल है. तो एक ग्लास के अंदर पानी है और एक ग्लास के अंदर ऑयल है. तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन. ऑयल इन वाटर इमल्शन का मतलब समझो, पानी में आपने ऑयल डाल दिया, मतलब पानी के ऊपर ऑयल आ गया. एक ग्लास पानी था, इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने ऑयल डाल दिया. एक ग्लास पानी था, इसमें आपने ऑयल डाल दिया, तो हल्का हल्का से ऐसे ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आ गए. सो दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. दिस वन इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. ये ऑयल इन वाटर इमल्शन का एक एग्जांपल. ठीक है, और वाटर इन ऑयल का क्या मतलब है? मतलब पानी है, मतलब ऑयल है एक ग्लास में. इस बार हमारे ग्लास में ऑयल है और इसमें पानी डाल दिया आपने, है ना, थोड़ा सा आपने इसमें पानी डाल दिया. क्या ऑयल और वाटर बेटा मिक्स करते हैं? सोच के बताओ, क्या ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया प्रॉपर. इसमें पानी के ड्रॉपलेट्स आ गए. हमने बोला ये है वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन. ठीक है,
तो इमल्शन का मतलब क्या होता है, इसको ड्रॉ कर दिया मैंने ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे से। तो इमल्शन होता क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन ही होता है। यस बेटा, कोलॉइडल सोल्यूशन ही होते हैं जिसमें दोनों डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही जो हमारे होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। क्या बोला मैम ने, जिसमें डिस्पर्जन फेज, बोथ डिस्पर्ज, ऐसे लिख लेते हैं चलो, कोलॉइडल सॉल्यूशंस in which both dispersion phase या dispersed phase and dispersion, पहले इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, dispersion medium are in liquid. This is the definition of emulsions. This is the definitions of emulsions. अगर आपसे कोई बोले emulsion का एग्जैक्ट मीनिंग बताओ तो आप ये बताओगे, अगर आपसे कोई बोले emulsion का एग्जैक्ट मीनिंग बताओ तो आप बोलोगे emulsion एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस। अच्छा, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस का मतलब सबको पता है। जैसे अगर मैं बोलूं इसमें डिस्पर्स्ड फेस के, तो ये जो पार्टिकल है ये डिस्पर्स्ड फेज है, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज, दिस वन इज डिस्पर्स्ड फेस, जो डिस्पर्स्ड है पार्टिकल, और जो पूरा मीडियम है ऑयल वो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम बन गया। ठीक है, वही सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस क्या है, जो पार्टिकल ऑयल के जो पार्टिकल है इस बार वो हो गया डिस्पर्स्ड फेस, और जो पूरा वाटर है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो इमल्शन क्या होता है, जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में आ जाए। एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है या डिस्पर्जन मीडियम है दोनों ही लिक्विड स्टेट में आ जाए, जैसे कि क्रीम्स वगैरह, तो जो क्रीम बनती है वो भी इसी का एक एग्जांपल होती है इमल्शन का। तो इमल्शन क्या होता है, जब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में दोनों ही लिक्विड स्टेट में आ जाए तो उसे आप बोलते हो उसको आप बोलते हो इमल्शन। बताओ इमल्शन समझ में आया, बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो हाँ ज्यादातर ऐसा होता है बेटा, मोस्टली एक चीज लिक्विड होती है, एक तो हमेशा लिक्विड जो है, एक लिक्विड जो है वो मोस्टली बेटा वाटर ही हम यूज करते हैं, वो मोस्टली हमारे लिए वाटर ही होता है। सेकंड जो है वो चेंज होता रहता है, जैसे आपने ऑयल लिया, कुछ और भी हो सकता था एग्जांपल, लेकिन एक ज्यादातर आपके सिलेबस में जो भी पूछा जाएगा उसमें एक हमेशा जो लिक्विड है, दो लिक्विड होता है उसमें से एक लिक्विड हमेशा पानी को ही लिया जाता है। ठीक है, बोलो आया। हाँ, इसको आपको नोट करना है, यस बेटा इसको आपको पूरा नोट करना है। ठीक है, हाँ बेटा, हमेशा इमल्शन में यहाँ पे हमेशा इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते कभी भी, तो हमेशा इमिसिबल लिक्विड्स ही यहाँ पे होते हैं। तो दिस इज इमल्शन। इमल्शन का मतलब समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली जो इनको मिला, देखो ये आपस में मिक्स नहीं होते, अगर कोई इनको मिक्स करा देता है तो उसको आप इमल्सीफायर बोलते हो, इमल्सीफायर जिसको मिक्स कर, स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। ये अनस्टेबल सोल्यूशन होता है, ये अनस्टेबल सोल्यूशन होता है हमेशा, अनस्टेबल सोल्यूशन। अनस्टेबल ही तो है, आपस में मिक्स थोड़ी हो रहा है, अनस्टेबल है क्योंकि आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये अनस्टेबल होता है हमेशा। ठीक है, चलो इमल्शंस का मतलब क्लियर हो गया, लिख लिया हमारे बच्चों ने, लिख लिया, वेरी गुड। एक बार फटाफट से रिकैप करूं, इमल्शंस क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस ही होते हैं, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें दोनों चीजें, सॉल्यूट सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्जन मीडियम है दोनों ही लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में कभी मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, तो ये दोनों हमारे इमल्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। शैल वी मूव फॉरवर्ड विद आवर एसीपी क्वेश्चंस। आ जाए एसीपी क्वेश्चंस में, आ जाए, ये लिख लिया एसीपी क्वेश्चंस में आ जाए, बताओ एसीपी वाले क्वेश्चंस में आ जाए। और एग्जांपल्स दे दो मैम, और एग्जांपल दे दो इसके, लिख लो एग्जांपल, क्रीम लिख लो, एक तो बताया अभी मैंने, है ना, कहाँ लिख दूं इसके एग्जांपल्स, लिखो यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जांपल्स। एक हो गया हमारा, यही हो गया, एक तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये तो हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा क्रीम्स वगैरह होती हैं जो है ना, फेस क्रीम्स जो होती हैं, उसके अलावा मेयोनीज, अभी मेयोनीज की स्पेलिंग देखो, तुम देख लेना, है ना, स्पेलिंग सही से लिख लेना, तुम पहले ही बता दे रही हूँ, मेयोनीज होता है। ठीक है, तो मिल्क होता है एक एग्जाम्पल, है ना, बटर मिल्क होता है इसका एग्जाम्पल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। हाँ, स्पेलिंग तो तुम्हें देखो खुद से देखनी पड़ेगी। ठीक है,
स्पेलिंग तुम्हें खुद से देखनी पड़ेगी। तो ये हो गया मेयोनीज, लिख लेना, ठीक है। और क्या होता है, बटर होता है किसका प्यारा सा एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, इमल्शंस के। ये इमल्शंस के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। तो आगे बढ़ते हैं भाई हम फटाफट से। ये मेरे ख्याल से हमारे सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, अच्छे से इसको नोट करना एक एक चीज, और ये तुम चाहो तो तुम ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपके में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इमल्शन का, कुछ डिटेल में समझाया नहीं गया, एकदम छोटी सी एक लाइन लिख दी गई है, तो उसको बता दिया गया था, बट मैंने आपको एकदम एग्जैक्टली बता दिया क्या होता है इमल्शन का मतलब, ठीक है। चलो भाई अब हम आते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन में। चलो भाई बताओ 1 से 10, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको एमसीक्यूज सारे करा देती हूँ, है ना। एमसीक्यूज मैं आपको खुद से सारे करा देती हूँ, क्योंकि इजी एमसीक्यूज तो इजी होते हैं, देखो, है ना। तो एमसीक्यूज अपन फटाफट से खुद से करते हैं, फिर आप जो क्वेश्चन में आपसे आप बताना किसमें किसमें डाउट है इसके अलावा, तो वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर। आई गेस थोड़ा सा ब्लर तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो एडजस्ट हो सकता है तो कर लो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सॉइल, स्मोक, एयर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। बताओ इनमें से कौन है जो एक होमोजेनस मिक्सचर है, कौन है जो एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्या हमें सोचने की भी जरूरत है, क्या हमारे पास एक भी मन में थॉट आना चाहिए इस आंसर के लिए, एक भी थॉट आना चाहिए। वेरी गुड, ऑल द करेक्ट आंसर्स इन द चैट बॉक्स सी, और हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। सैचुरेटेड सोल्यूशन इन इज वन दैट, मैं रीड कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ा भी ब्लर दिख रहा है तो मैं जो रीड कर रही हूँ वो सुनो। ऑप्शन ए कह रहा है जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, मतलब सॉल्यूट कम होता है। ऑप्शन बी कह रहा है हैज बीन हीटेड अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा उसको हीट किया जाता है ना। ऑप्शन सी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent, तो सोच लो at a given temperature, has been filtered completely। तो saturated solution क्या होता है, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी डिसॉल्व हो सकता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। अगर कोलॉइड के पार्टिकल से लाइट स्कैटर कर जा रही है तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, यस, सो इट इज टिंडल इफेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। बताओ किसी को कोई भी डाउट आया, किसी को कोई भी डाउट आया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या बचा है, 5 6 7, 3 बचे, 5 6 7, ठीक है। तो 5 6 7 देखो क्या है, 5 6 7 क्या है, ज्यादा ब्लर तो नहीं हो रहा, मैं इसको उसमें भी खोल सकती हूँ पीपीटी में, अगर आप बोलो ज्यादा ब्लर तो नहीं है, एक बार बता दो मुझे, अगर ओके ओके है तो फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। Which of the following is not a property of a true solution? इसमें से कोई एक true solution की property ही नहीं होती। It is stable and its particles do not settle down. It is homogeneous. It shows the Tyndall effect. The particle size is less than 1 nanometer. True solution क्या था, particle size बहुत छोटा होता है, यानी कि D is the right answer. Which technique is best for? हो रहा है, ओके ओके, ज्यादा ब्लर नहीं है, विजिबल है ना, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो फिर मैं इसको पीपीटी में ओपन कर लूंगी, बस पीपीटी में ये हो जाता है फिर हर स्लाइड को खोलना पड़ेगा उसमें लिखने के लिए, ठीक है। एडजस्टेबल है, चलो ठीक है, ओके ओके। विच टेक्निक इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स whose बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय लेस देन 25 डिग्री। 25 डिग्री से कम का बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमें सेपरेट करना है दो चीजों को, वो आपस में मिक्स हो गई है, मिसिबल लिक्विड्स है, हमें सेपरेट करना है, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी टेक्निक हमारे लिए बेस्ट टेक्निक होने वाली है। बताओ, बहुत सारे करेक्ट आंसर आ गए, वेरी गुड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपने क्लास में बहुत सारे ऐसे लगाए होंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, एयर, ब्रास, वाटर या सोल्यूशन। देखो एयर कोई कंपाउंड नहीं होता, ब्रास एक अलॉय होता है, मिक्सचर होता है, ब्रास इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर। वाटर, सॉल्ट, सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन इज अगेन अ मिक्सचर, एयर इज आल्सो अ मिक्सचर, तो बचा हमारा वाटर। ऑड वन आउट भी कर सकते थे, ठीक है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरह ये एक्ट करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इसका, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, ये वाला सबको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन था सी, इसका ऑप्शन था सी, इसका ऑप्शन था सेपरेट। अच्छा ये नहीं किया क्या हमने, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क। मिल्क और क्रीम को अगर हम सेपरेट करना हो, तुम बिना देखे ऑप्शन में आंसर बताओ मुझे, तुम आंसर बताओ, एबीसीडी मत बताओ मुझे आंसर बताओ इसका, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा, मेथड का नाम बताओ। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम और मिल्क को तुम्हें अलग करना है, क्रीम और मिल्क को अगर हमें अलग करना है, हम क्या लगाएंगे बताओ। सबने करेक्ट आंसर दे दिया था उसका लास्ट वाले का, क्रीम और मिल्क को आपको इस बार अलग करना है, सोचो सोचो सोचो, क्रीम और मिल्क को अलग करने के लिए कौन सा मेथड बताया गया है, एबीसीडी नहीं, मुझे नाम बताओ उसका, नाम बताओ। वेरी गुड, द राइट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन वाज ऑप्शन सी, तो इसका सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लगाते हैं जब हमें क्रीम और मिल्क को आपस में अलग करना होता है, ये चीज हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेकिंग पनीर फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। पनीर को अगर आपको मिल्क से बनाना है तो ये किसका एग्जांपल है, मेकिंग पनीर फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, कल ही हमने पढ़ा था मैम कोगुलेशन, कल ही हमने ये बात पढ़ी थी कोगुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, मतलब इसको डाल दो तो ये सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। ऑप्शन ए सॉल्ट, क्या सॉल्ट को तुम ऐसा करोगे तो वो वेपर बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। शुगर, बिल्कुल भी नहीं। सैंड, बिल्कुल भी नहीं। अब ऑड वन आउट के हिसाब से भी आएगा अमोनियम क्लोराइड, और ऐसे भी इसका आंसर होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसको एक बार नोट्स में डाल लेना कि अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल होता है जो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड से वेपर फेज में। अब इसको उठा के डायरेक्टली आप लिख लो भाई अपने कॉपी में जहां पे आपने सब्लिमेशन पढ़ा है, तो एज एन एग्जाम्पल इसको वहीं पे जाके नोट भी कर लेना। प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, अभी ऊपर ही बताया मैम ने ना, सब्लिमेशन। डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ स्टूडेंट crushed a piece of chalk and mixed the chalk powder in 100 ml of water। चौक को पीसा और पानी में डाल दिया। The water appeared white and cloudy, धुंधला सा हो गया हमारा पानी। After some time particles settle at the bottom, ठीक है थोड़ी देर बाद पार्टिकल बैठ गए होंगे। Which observation justify and claim the mixture is a suspension, कैसे पता चलेगा कि ये मिक्सचर एक सस्पेंशन है। ऑप्शन ए, पार्टिकल मिक्स कंप्लीटली विद वाटर, पार्टिकल पूरी तरीके से पानी में घुल गया होगा, सस्पेंशन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पार्टिकल्स ऑफ चॉक फॉर्म अ सेपरेट लेयर इमीडिएटली, चॉक ने अलग से ऊपर एक लेयर बना ली होगी, ठीक है सोचते हैं। पार्टिकल ऑफ चॉक आर विजिबल टू द नेकेड आइज, नॉर्मल आंखों से हम पार्टिकल्स देख सकते हैं चॉक के। पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी तरीके से घुल मिल गए होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी। भाई चॉक के पार्टिकल हम अपने नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स दिए थे आप सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। अ स्टूडेंट फिल्ड 2 glasses विद 100 ml ऑफ वाटर, 2 ग्लास थे एक स्टूडेंट के पास, उसने दोनों में 100 ml पानी डाल दिया, ठीक है। एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, ठीक है, दोनों में उसने 100 ml पानी डाल दिया, ठीक है। She added 5 ml ऑरेंज फूड कलर, इसमें उसने 5 ml ऑरेंज फूड कलर डाला टू ग्लास 1, इसको उसने बोल दिया ग्लास 1, ठीक, इसको बोल दिया ग्लास 2। ग्लास 2 में उसने क्या किया, 10 ml ऑरेंज फूड कलर डाला, 10 ml फूड कलर डाला। अब आपको बताना है विच ग्लास वुड अपीयर डार्कर, ज्यादा डार्क कौन सा होगा बताओ। एक में 10 ml डाला, एक में 5 ml डाला, तो यार जिसमें ज्यादा ml उसने फूड कलर डाला होगा वो ज्यादा डार्कर होगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, डार्कर हो जाएगा फॉर श्योर, ये ज्यादा डार्क होगा, ठीक है। ग्लास 1 बिकॉज, पहली चीज तो ग्लास 1 का हमें रीड ही नहीं करना है, देखो ग्लास 1 हम रीड ही नहीं करेंगे, ग्लास 1 थोड़ी डार्क होने वाला होगा, 2 होने वाला होगा, तो ऑप्शन बी और डी में से कोई करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहे हैं ग्लास 2 बिकॉज इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट, और ऑप्शन डी कह रहे हैं ग्लास 2 बिकॉज इट कंटेन्स मोर सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट यहाँ पे पानी हुआ 100 ml, ये भी 100 ml, तो सॉल्वेंट तो दोनों में बराबर रहा। ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्वेंट जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, ये ज्यादा है, और जो ज्यादा है वो तो बराबर ही है ना 100 ml, तो इसमें तो कोई चेंजेस हमने किए ही नहीं, हमने तो सॉल्यूट को बढ़ा दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ग्लास 2, क्योंकि ग्लास 2 में ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने ऐड किए, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। विच देखो मैं तुम्हें ये इसलिए करा रही हूँ, मैं आपसे बोल सकती हूँ इनमें से आंसर बताओ, इनमें से आंसर बताओ, बट जो चीजें देखो एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजन हो गए, केस बेस्ड हो गए, या आप मेरे साथ लगाओगे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर, मिक्सचर की तरह किसे क्लासिफाई कर सकते हो, क्लियर सॉल्ट सोल्यूशन, रस्टेड आयरन नेल, पीस ऑफ पेपर कट इनटू डिफरेंट शेप्स, या बोल ऑफ वाटर विद आइस क्यूब्स। बताओ 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 बताओ, क्लियर सॉल्ट सोल्यूशन, रस्टेड आयरन, इजी हो गया, इजी हो गया। क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान लग रहा है, रीड करते ही तुम समझ जाओगे। बताओ जल्दी से आंसर बताओ इन द चैट बॉक्स। बी नहीं, गलत, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्लियर सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट का सोल्यूशन एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A student is asked to prepare homogeneous mixture. He is provided with the following substances. Homogeneous mixture बनाने को दिया गया और उसको कुछ substance दिए गए। उसको दिया गया पानी, soil, milk, chocolate powder और salt. ठीक है, which two substances should the student mix to form a homogeneous mixture? किसको किसको वो इसमें से मिलाए जिससे homogeneous mixture बन जाए। तो हम ऑप्शन देखने से पहले खुद ही पता कर लेते हैं किसको मिलाएगा। वो देखो वाटर, सॉइल, सॉइल तो नहीं हो सकता, देखो सॉइल तो नहीं हो सकता, सॉइल से homogeneous mixture नहीं बनता। मिल्क, मिल्क कोलॉइडल बना देता है मैम। चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट पाउडर, तुम मुझे इसका जवाब दोगे। सॉल्ट, यस मैम। अब मुझे बताओ क्या चॉकलेट पाउडर उसको मिलाना चाहिए, यस और नो। होमोजेनस मिक्सचर बनाना है, एग्जैक्टली जो होमोजेनस होता है उसने बोला है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, एग्जैक्टली होमोजेनस बनाना है।
एग्जैक्टली होमोजेनस बनाना। एसीपी आई ही नहीं है मैम, एसीपी आ गई होगी बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। तुम्हारा ध्यान जो आजकल है ना वो बहुत जगह भटक रहा है, बहुत ज्यादा जगह जो है वो भटक रहा है, उसको तुम्हें सही जगह पे लाना पड़ेगा, फिर तुमको एसीपी मिल जाएगी। ठीक है, अभी तुम जो ढूंढ रहे हो उस नजर से तुमको एसीपी नहीं मिल रही, तुम सही नजर से देखोगे तुम्हें मिलेगी। ठीक है, चलो नहीं, वेरी गुड, चॉकलेट पाउडर भी नहीं होगा। तो 1 और 4, तो जिस भी ऑप्शन में 1 और 4 मिल जाए, यानी कि वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो 1 और 4 हमें जहां दिखेगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 4 देखो कहां दिख रहा है। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वाटर एंड मिल्क कह रहा है, सॉइल और वो कह रहा है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा डी, वाटर एंड सॉइल, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन बचे, फटाफट से करते हैं। 2 क्वेश्चन बचे एमसीक्यू के, देखते हैं क्या है। क्या है, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, हेट्रोजेनस और टिंडल इफेक्ट शो करेगा, होमोजेनस, या पहले आप ये बताओ होमोजेनस या हेट्रोजेनस होता है, फिर तो पता ही चल जाएगा टिंडल इफेक्ट होगा या नहीं। तो देखो जो कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का मिक्सचर होता है, आपको ये चीज अगेन नोट करनी है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस। तो ए, बी या डी में से कोई करेक्ट आंसर होगा। हमेशा याद रखो कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर जब आपस, जैसे आयरन फिलिंग्स का आपने एक एग्जांपल याद करा था ना, वैसे ही है ये। तो ये हमेशा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, और होमोजेनस मिक्सचर हम सभी को पता है कि ये टिंडल, जो होमोजेनस मिक्सचर होगा वो टिंडल इफेक्ट कभी नहीं दिखाएगा, तो डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया, होमोजेनस होता है और टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनस इन नेचर, आइस, वुड, सॉइल, एयर। देखो एयर तो होमोजेनस होता है, वुड होमोजेनस नहीं होता, सॉइल होमोजेनस नहीं होता, आइस तो भाई हमें हमारे बच्चे बताएंगे। क्या आइस एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, येस और नो, येस और नो इन द चैट बॉक्स। आइस एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, येस और नो। ये तो नहीं होता, देखो ये भी नहीं होता, वुड नहीं होता, सॉइल नहीं होता, तो क्या आइस एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, येस और नो, येस और नो। आइस किससे मिलके बना है, पानी से मिलके बना है, मतलब वो वाटर के बारे में आपसे बोल रहे हैं, मतलब वो आपसे वाटर के बारे में बोल रहे हैं। वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज यस मैम, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो 1 और 4 देखो सी में है, तो 1 और 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। अब मुझे फटाफट से बताओ असर्शन रीजन कौन कौन सा आपको दिक्कत आ रही है, किस किस असर्शन रीजन में दिक्कत आ रही है, वही असर्शन रीजन तुमको मैम बता देंगी। ठीक है, सारे एमसीक्यू 16 के 16 एमसीक्यू समझ में आ गए। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर, मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे 17 से लेकर के 17 से 27, बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, फटाफट से बता दो। 17 से 27 किस में डाउट है, मैम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप एसीपी लगाओगे ना, आपको एक चीज रियलाइज होगी कि आपने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं, है ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। हाँ वो अलग बात है, उसमें बोल देंगे एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी। अब हमने एक्सप्लेनेशन वाले मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराया, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने टॉपिक ही पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चन करने का क्या मतलब है। बट उसके अलावा जितने क्वेश्चन है आपने इन द क्लास वो सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे जो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, और टॉपिक आपने इतने अच्छे से समझा होगा कि आप बहुत इजीली क्वेश्चन लगा लोगे। तो बिलीव मी, खुद से एसीपी जरूर लगाना, जरूर से सॉल्व करना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बताओ बताओ, एक कह रहा है ऑल, ऑल तो बेटा ऑल के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ऑल के लिए। हाँ ठीक है, 20, 23, 25, 27, 20, 23, 25, 27, सबसे मेजॉरिटी में मुझे यही दिख रहा है। और कोई है तो पूछ लो, और कोई है तो पूछ लो। चलो ठीक है, करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। चलो ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको हम। तो ये हमारे असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन है। ठीक है, पहले असर्शन रीजन मैं आपको बता दूं, असर्शन रीजन में 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ऑप्शन हमें याद होने चाहिए क्या होता है। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ चारों ऑप्शंस, क्योंकि फिर आप डायरेक्ट ABCD आपको सोचना है, आपको ये ऑप्शंस बार बार रीड नहीं करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है असर्शन सही है, रीजन सही है, पर रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि असर्शन है क्या। ऑप्शन सी कहता है कि असर्शन तो सही है बट रीजन गलत। सॉरी, ऑप्शन सी कहता है असर्शन सही है पर रीजन गलत है, एंड ऑप्शन डी कहता है कि असर्शन ही गलत है पर रीजन हमारा सही है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सारे कर लेते हैं अगर तुम लोग को डाउट आ रहा है। ठीक है, असर्शन रीजन भी सारे कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है ब्रास इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, ब्रास एक मिक्सचर की तरह आप कंसिडर करते हो, even though its components cannot be separated by physical methods like filtration, पर उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। रीजन ये है, ब्रास shows the properties
ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो समझो असर्शन ने क्या कहा कि ब्रास एक मिक्सचर है, यस मैम, तो उसमें मतलब ब्रास एक मिक्सचर है पर आप उसे फिल्ट्रेशन वगैरह से अलग नहीं कर सकते। तो रीजन कह रहा है क्योंकि जो ब्रास है वो दोनों जिससे मिलके बना है, जैसे ब्रास मिलके बना है कॉपर और जिंक, तो रीजन कह रहा है कि वो कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो सकता इजीली। तो बताओ क्या सही लग रहा है? दोनों चीजें सही है। देखो ब्रास ऑफ कोर्स एक मिक्सचर होता है पर उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से। रीजन भी सही है क्योंकि ब्रास अपने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनफैक्ट जो भी अलॉय होते हैं वो जिससे भी मिलके बने होते हैं वो उन सभी के प्रॉपर्टीज दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे असर्शन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं, कैन बी सीन इजीली विद द नेकेड आईज। कोलॉइड के पार्टिकल्स आप नॉर्मल आंखों से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं लगाने, मतलब मिल्क के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है तुम देख सकते हो, ठीक है। रीजन कह रहा है कोलॉइड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। इन शॉर्ट ये रीजन कह रहा है कि जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, लाइट आ रही है तो उसको स्कैटर करते हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो बताओ, देखो असर्शन तो गलत है, हम थोड़ी मिल्क के पार्टिकल्स देख के बता देंगे कि भाई मिल्क के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स है, वी कैन नॉट डू दैट, नेकेड आईज से तो हम नहीं देख सकते ये चीज, है ना। तो असर्शन गलत है। रीजन सही है कि कोलॉइड जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, तो ये सही है। सोचो कौन सा ऑप्शन सही होता है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो कहता है कि असर्शन गलत है पर रीजन सही है? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन गलत है पर रीजन जो है वो सही है। यही बोला था ना मैंने, असर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। चलो भाई, इसलिए करा रही क्योंकि असर्शन रीजन आपको करने आने चाहिए, आपको बोर्ड्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है पता नहीं क्यों, तो असर्शन रीजन की हैबिट डाल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। एसीटोन और वाटर जो होता है आप उसे अलग कर सकते हो डिस्टिलेशन करके, ठीक है। रीजन कह रहा है एसीटोन एंड वाटर जो है वो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, दैट हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, 25 डिग्री से ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस होता है इसलिए। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, असर्शन रीजन, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर आ रहे हैं और बहुत सारे इनकरेक्ट आंसर भी आ रहे हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। देखो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। असर्शन एकदम सही है, आपने एग्जांपल ही पढ़ा था एसीटोन और वाटर का, आप इन दोनों को अलग कर सकते थे, है ना, आप इन दोनों को अलग कर सकते थे, क्यों? और सिंपल डिस्टिलेशन वही तो अलग होगा जो 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस रखेगा अपने अंदर, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन कह रहे हैं सस्पेंशन इज अ स्टेबल मिक्सचर। बेटा स्टेबल मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई चीज आपस में सेपरेट ना हो, पूरी तरीके से घुल मिल जाए, हमारी नजरों में अभी हम यही स्टेबल बोलेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप समझ सकते हो, बाकी तो स्टेबल का डेफिनेशन बहुत अलग होता है, मीनिंग बहुत अलग होता है, बट आप अभी के लिए समझो स्टेबल का मतलब है जो मिक्सचर आपस में पूरा उसके कंपोनेंट्स मिक्स हो गए, ठीक है, अलग अलग नहीं दिख रहे हमें, दैट इज स्टेबल अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बोल रहे हैं सस्पेंशन जो है वो एक स्टेबल मिक्सचर है, मिक्स मस्त हो जाता है, ठीक है। रीजन कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। आपको पता है दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट बात लिखी हुई है, असर्शन के हिसाब से कभी अलग नहीं होता, मिक्स हो जाता है अच्छे से, एकदम अच्छे से पूरा स्टेबल मिक्सचर है, और रीजन कह रहा है वो सेटल डाउन हो जाता है भाई, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात लिखी है। अब आप बताओ दोनों में से कौन सी सही है? ऑब्वियसली रीजन सही है भाई। अगर आप सोचो कि आपने कोई पार्टिकल ले लिया सस्पेंशन में, जैसे चौक का एग्जांपल लिया, तो चौक नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो रीजन तो सही है पर असर्शन गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A saturated solution becomes unsaturated upon heating। Saturated solution है ना, जैसे बहुत सारी चीनी हो गई, बहुत सारी चीनी, अब और चीनी नहीं मिल सकती, सैचुरेटेड हो गया, तो ये बोल रहे जैसे आपने इसको हीट किया वो अनसैचुरेटेड हो गया, मतलब और चीनी आप उसमें मिला सकते हो। सोचो सही है या गलत? एकदम सही बात है। आपने बोला सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, जितना मैक्सिमम सोल्यूट हो सकता था वो हो गया, अब और सोल्यूट नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप इसको हीट कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादातर क्या होता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम टाइम्स तो यही होने वाला है, तो और चीनी डालोगे तो भी वो घुल जाएगी, तो असर्शन एकदम सही लिखा हुआ है। रीजन देखो, solubility of most of solid solutes in water increases with increasing temperature। सेम बात अभी मैं आपको बता रही थी कि ज्यादातर क्या होता है, solubility बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। हाँ हमने एक्सो इनवर्स पढ़ा हुआ है बट ज्यादातर तो बढ़ेगी ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज, भाई दोनों चीजें सही लिखी है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22,
सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन डायग्नोसिस लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया जाता है, यस मैम, स्पिनिंग टेक्निक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू बॉटम, लाइटर पार्टिकल टॉप में आ जाते हैं। एकदम सही है बेटा, दोनों चीजें एकदम सही लिखी हुई है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन हम लगाते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जो ज्यादा डेंसिटी है नीचे बैठ गया, कम डेंसिटी ऊपर घूम रहा है, जैसे प्लाज्मा ऊपर हो जाता है, रेड ब्लड सेल सबसे भारी होते हैं तो वो नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा असर्शन रीजन में, है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से देख लो असर्शन रीजन के 5 और क्वेश्चन। देखो असर्शन, एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। एयर को आप सेपरेट कर सकते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यस और नो। एयर के पार्टिकल्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। द डिफरेंट गैसेस इन एयर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ए करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हुआ समझो। आप एयर को क्या सेपरेट कर सकते हो? नहीं, आप लिक्विड एयर को कर सकते हो, मतलब पहले इसको डिसोल्यूशन किया होगा, पानी वगैरह ऐड किया होगा। अब हर एक जो गैसेस होती है वो अलग अलग से उनकी सॉल्युबिलिटी होती है ना? तो अलग अलग से उनकी सॉल्युबिलिटी होगी और अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हो और इस वजह से ये दोनों चीजें करेक्ट लिखी है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन अच्छे से? ये बढ़िया था, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था। बोलो आया? आया? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोनों आपस में सेपरेट हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। क्रोमैटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक। ब्लैक इंक में सेपरेट पेपर क्रोमैटोग्राफी, सही लिखा है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंक हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, यस। क्रोमैटोग्राफी तभी होती है जब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है अलग अलग कलर के। तो ये दोनों चीजें करेक्ट लिखी है। अगेन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। असर्शन कह रहा है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वो बोल रहे हैं इसको मुझे सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट करना है तो मैंने फिल्ट्रेशन कर दिया। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस व्हाइल कॉमन सॉल्ट इज नॉट। अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम हो सकता है पर कॉमन सॉल्ट नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए इसमें क्या करेक्ट है, बताओ। देखो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, ये तो अभी अभी एक MCQ में देखा था, मतलब ये तो सही बात लिखी है ना। और कॉमन सॉल्ट मतलब नमक सब्लिमेशन नहीं करता, ये तो सही है। रीजन तो एकदम सही बात कह रहा है, रीजन तो एकदम सही बात कह रहा है। क्योंकि देखो अभी अभी हमने एग्जांपल देखा, मैम ने बोला लिख भी लो कॉपी में, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है। और जो हमारा नमक होता है NaCl कॉमन सॉल्ट, वो नहीं करता। अब बात यहाँ पे ये असर्शन सही है नहीं, असर्शन कह रहा है आप क्या करो, कॉमन सॉल्ट नमक लो और आप क्या बोलते हैं उसको ले लो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, और फिल्टर कर दो, फिल्टर पेपर में डाल के ऐसे छान दो। क्या ये दोनों छान सकते हो आप? अलग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से कर सकते हो। वेरी गुड, कभी भी नहीं कर सकते, यानी कि ये चीज गलत है। आप फिल्टर कैसे कर सकते हो भाई? अमोनियम क्लोराइड के तुमने टुकड़े ले लिए, तुमने नमक डाल दिया और तुमने फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया, ये कैसे फिल्ट्रेट हो सकता है? सब्लिमेशन करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो कि वो सब्लाइम हो जाएगा और NaCl हमारा नमक सब्लाइम नहीं होगा, फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ऐसे थोड़ी डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। असर्शन यहाँ पे गलत लिखा था। चलो, असर्शन कह रहा है सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल और पानी को आपको हटाना है, अलग अलग करना है, आपने सेपरेटिंग फनल ले लिया। रीजन कह रहा है इमिसिबल लिक्विड्स है और सेपरेट हो जाएगा लेयर में डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो दोनों चीजें एकदम सही है भाई, डेंसिटी का यहाँ पे डिफरेंस आता है इसलिए ये सेपरेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्या है हमारे पास। Crystallization is considered as a better technique than simple evaporation for purifying solid. Solid को आपको प्यूरिफाई करना है तो वो बोल रहे हैं क्रिस्टलेशन ज्यादा अच्छी टेक्निक है, ठीक है। Some solids decompose or get charred on heating or to dryness during evaporation. बताओ दोनों चीजें सही दिख रही है भाई? इवेपोरेशन की वजह से ये चीजें होती हैं, दोनों चीजें सही दिख रही है ना? सही दिख रही है, चलो भाई वेरी गुड। तो दोनों चीजें करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है असर्शन रीजन। अब आप मुझे बताओगे शॉर्ट आंसर में आपको किस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो मैं रीड भी करती जाती हूँ, आप बताते जाना अगर उसमें कोई डिफिकल्टी हो। कर लोगे तो लिख देना, कर लेंगे तुम ये लिख देना जो क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं एक एक क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप बताना आप वो कर लोगे या नहीं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर? दो एग्जांपल देने। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर हमारे बच्चे बताएंगे अब बैठ के, ये लेवल आ गया हमारे बच्चों का। हर क्वेश्चन को देख के बेटा बस ऐसी प्रैक्टिस करो कि तुम ये बात बोल सको, या मैं प्राउडली ये बात बोल सकूं, है ना, कि एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आए तो वैसे बोलो ये
ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ओ गॉड टाइम तो है नहीं मेरे पास, चलो लेकिन दे के आना है ना, एटीट्यूड बहुत ज्यादा मत दिखाना, पता चले ईगो ईगो में तुमने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ओ गॉड मैम ने तो यही सिखाया, नहीं नहीं नहीं, ये फीलिंग बस आनी चाहिए, करके हमें आना है ना, करके हमें क्वेश्चन को अच्छे से आना है, पर एटीट्यूड हमें ऊपर वाले लेवल का दिखाना है, एटीट्यूड हमेशा हाई रखना चाहिए। अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है ना कि अरे इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, होना चाहिए भाई, एटीट्यूड वाली हरकतें होनी चाहिए, तो है एटीट्यूड, क्या दिक्कत है इसमें। पता है इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो इस चीज को बहुत ही ऐसे बोलते हैं, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड क्या होता है, हाँ क्या होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड वाले हरकतें करो और फिर एटीट्यूड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, अब होमोजेनस हेटेरोजेनस तो हमारे बच्चे कर ही लेंगे ना यार, तो चलो भाई ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, write the formula of mass by mass percentage and calculate the mass by mass percentage for a solution prepared by dissolving 20 gram of salt in 80 gram of water। तो भाई हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन दिख रहा है उसमें हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि वो बोल रहे हैं आपको डिफाइन करना है कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का क्या होता है। पहले बताओ डेफिनेशन, जहां जाए वो सब कर लोगे, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया हुआ है, बता दोगे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का क्या होता है, कितना सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। फॉर्मूला बताना है मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन 200, और हर बार मास को ग्राम में रखना है। फिर आपको बता रहा है कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन जिसमें डिसॉल्व किया है 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ, अच्छा चलो आंसर बताओ इसका क्या होगा, इन द चैट बॉक्स आंसर बताओ, आप मुझे आंसर बताओगे इसका, ये वही वाला क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कराया है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर आना चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 20, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 20 है ना, 20। मास ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 80, 80 तो नहीं रखेंगे मैम, 100 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आएगा 20%। फिर वही छोटे छोटे क्वेश्चंस, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, हमारे बच्चों के लिए तो बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे ना। ये 100 क्यों आया सबको समझ में आया, क्योंकि नीचे सोल्यूशन का मास रखना था और गिवन हमें केवल सॉल्वेंट का मास था, पानी का मास गिवन था, पूरे सोल्यूशन का नहीं। तो हमने बोला इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। सॉल्यूट का मास हमें 20 गिवन था, सॉल्वेंट का मास हमें 80 गिवन था, तो ओवरऑल हमें 100 ग्राम का सोल्यूशन गिवन था। अगर नहीं समझ में आया तो कंसंट्रेशन टर्म्स लेक्चर नंबर 2 में शायद पढ़ा है, 2 या 3 में, उसको जाके पढ़ लो, बहुत डिटेल में ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें बता दी थी भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वो What is a saturated solution? How does temperature affect this? Saturated solution बता दोगे, maximum amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent, that is saturated solution, ठीक है। फिर वो बोल रहे solubility क्या होती है, तो ज्यादातर बेटा solubility बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा चीज soluble हो सकती है, पर ऐसा ज्यादातर मतलब इसके लिए आप एक टर्म यूज करना, मोस्टली या मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ऐसा टर्म जरूर यूज करके आना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाए टेम्परेचर के बढ़ाने पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका मतलब, चलो ये भी कर लोगे मेरे ख्याल से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच इट इज बेस्ड, मेंशन 2 कंडीशन बता लोगे, क्रिस्टलाइजेशन बता दोगे, है ना। फिर उसके बाद उसने बोला है किस पे ये बेस्ड होता है, कंडीशंस बताइए, सब बता लोगे, आसान है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन पे हमने ये सब कुछ एज इट इज पढ़ा हुआ था। व्हाट इज डिस्टिलेशन बता लोगे, एक सेपरेशन टेक्निक होती है, एसीटोन और वाटर का एग्जांपल लिख के आना है ना। स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट दिस 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए डिफरेंस, 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, और तभी वो नॉर्मल सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज सेपरेटिंग फनल, ठीक है। डिस्क्राइब द हेल्प ऑफ ब्रीफ प्रोसीजर, हाउ इज इट यूज्ड टू सेपरेट मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल के बारे में पूछा गया है, वही ड्रॉ भी कर सकते हो इनफैक्ट आप, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करना, 3 नंबर में हो तो करके आना, है ना, बट आपको पता होना चाहिए ना, और टाइम है तो कर देना। तो जैसे पानी होता है, वाटर होता है ना, और उसमें ऑयल होता है, तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है 0.91 के आसपास, और जो वाटर होता है वो 1 के आसपास डेंसिटी होती है, यानी कि भारी होता है, तो वाटर नीचे रह जाता है और जो ऑयल है वो ऊपर होता है। फिर आप इसका क्या करते हैं, स्क्रू ओपन करते हो, पानी को नीचे कर देते हो, तुरंत पानी को बंद कर देते हो, मतलब स्क्रू को ऑयल की लेयर में, तो ऑयल सेपरेट हो जाता है पानी से, तो दिस इज सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है व्हाट इज सब्लिमेशन, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सैंड, सेम हमने किया हुआ है बेटा, सब्लिमेशन क्या होता है और कैम्फर और सैंड को कैसे सेपरेट करते हैं ये भी हमने समझा हुआ है, ठीक है, ठीक है। कौन सा 23 और 31, 23 तो बता दिया, 31
31 ठीक है, अभी बताते हैं। 33 ओके 33 ठीक है, 33 बता तो दिया। कुछ भी लिख रहे हो क्या? सच बताओ, कुछ भी लिख रहे हो क्या? कुछ भी पूछ लेते हैं मैम से। सेपरेटिंग फनल भाई, क्या कुछ भी लिखना है कि अरे यार मजा आ जाएगी मैम से तो कुछ भी पूछ लेते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है यहाँ पे। मतलब बता दिए जो चीज, वही चीज दोबारा पूछ रहे हो। हाँ एग्जैक्टली किसका डिफरेंस लिखेंगे मैम? डेंसिटी डिफरेंस बेटा। सेपरेटिंग फनल इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स इन विच देयर इज अ डेंसिटी डिफरेंस, जहां पे डेंसिटी का डिफरेंस हो। चलो, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सॉरी, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? अगेन एक सेपरेशन टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड स्टेट एनी टू पार्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो दो एप्लीकेशन लिख के आना। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन कौन लिख सकते हो? ब्लड का एक एग्जांपल लिख सकते हो, है ना। यूरिन सोल्यूशन का एग्जांपल लिख सकते हो, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? स्पिनिंग टेक्निक, याद है? सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम तेज से चीजों को स्पिन करते हैं, उसके जो डेंसिटी डिफरेंस है वो अलग अलग डेंसिटी में आके लेयर में जमा हो जाते हैं। जैसे कि सबसे प्यारा एग्जांपल होता है इसका ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कोगुलेशन? अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोगुलेशन क्या होता है? एक्सप्लेन कर देना। हाउ इज एलम यूज टू प्यूरिफाई मडी वाटर? एलम कैसे यूज होता है? क्योंकि वो कोगुलेट कर देता है। एलम एक कोगुलेंट होता है, वो कोगुलेट एक तरफ कर देता है सारे पार्टिकल को, जो गंदगी है उसको, है ना। फिर उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच द कोगुलेंट पार्टिकल्स आर फाइनली रिमूव। फिर फाइनली उसको कौन से प्रोसेस से रिमूव करते हैं, आप मुझे बताओ। चलो भाई बताओ, फाइनली आप उसे किससे रिमूव कर सकते हो? फाइनली आप उसे किससे रिमूव, हाँ एक आंसर तो देना बनता है ना तुमको बस एक ही आंसर देना है, बताओ फाइनली आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो? बताओ 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 बताओ। वैसे मैंने आंसर तुम्हें दे दिया, बट फिर भी बता सकते हो। आंसर तो मेरे मुंह से निकल ही चुका है। सब्लिमेशन नहीं समझे, क्वेश्चन समझे। वो बोल रहे हैं भाई कोगुलेशन करोगे, फाइनली सोल्यूशन को कैसे आप अलग करोगे? वेरी गुड, डीकैंटेशन, या जैसे आप बोलते हो फिल्ट्रेशन। तो मैंने ऑलरेडी फिल्ट्रेशन बोल दिया था कि पहले कोगुलेंट आएगा, जैसे फिट कर ही डाल दी तो उसे सारी गंदगी को एक अपनी तरफ कर लिया और पानी अलग हो गया, तो सेडिमेंटेशन होगा। फिर मतलब जो फिटकरी है और जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई और जो पानी है वो ऊपर रह गया, फिर फिल्टर कर लो, या इसको आप डीकैंटेशन भी बोलते हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज अ कोलॉइड? कोलॉइड बता लोगे क्या होता है? यस मैम बता लेंगे। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड फाउंड इन डेली लाइफ। तो कोलॉइड का एग्जांपल लिख के आ जाना दो, ठीक है। ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, दोनों कोलॉइड के एग्जांपल है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट स्कैटर कर जाए एंड इट्स पाथ विल बी विजिबल टू अस, उसका पाथ दिखने लग जाए। Why is it observed in colloid and suspension but not in true solution? क्योंकि true solutions के particle are less than 1 nanometer which is very small, इसलिए वहां पे हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। Give one example where this effect can be seen. टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ दिखता है डेली लाइफ में? तो सनलाइट कमिंग फ्रॉम अ होल, है ना, डार्क रूम में सनलाइट कमिंग फ्रॉम अ होल आपको देखने को मिल जाएगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लॉन्ग आंसर में बताओ, कोई डाउट है किसी को? रीड कर लेती हूँ मैं, तुम्हें कोई डाउट होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लॉन्ग आंसर टाइप देखते हैं। एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच। बता लोगे यार, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों के फॉर्मूला लिख देना, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सिंपल डिस्टिलेशन? और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का एग्जांपल देना है, तो करके आ जाओगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझा लोगे, सेपरेशन टेक्निक होती है। डिफरेंस क्या होता है इसका सिंपल डिस्टिलेशन से? कि जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है हमारा, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, 25 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 25 डिग्री से कम भी होगा तो चलेगा, ठीक है। और फिर आपको क्रूड ऑयल का पूरा एग्जांपल देना है कि उसमें क्या क्या निकलता है। केरोसिन निकलता है, नैप्था निकलता है ना, बिटुमिन निकलता है, एलपीजी अलग हो जाती है, 5-6 चीजें सेपरेट हो जाती है, डीजल पेट्रोल सब आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर सॉल्यूशंस कोलॉइड सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी। ये बेटा सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा चुकी हूँ, ये सेम क्वेश्चन हमने इसका क्लास में किया था, याद है आपको? कल वाली क्लास में हमने पूरा किया था। मैं इसको दिखाती हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है, आंसर तो होगा ना। ये मैंने आपको कल ही कराया है ना। सोल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, सारी चीजें हमने कल की क्लास में की हुई थी। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ। व्हाट इज एन अलॉय? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक है।
Why are physical methods of separation ineffective for alloys? क्योंकि मैम जो अलॉयज होते हैं वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज दिखा रहे होते हैं, तो उसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते. गिव 3 एग्जांपल ऑफ अलॉयज मेंशनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच. ब्रास, ब्रॉन्ज, और इसके अलावा एक कोई और एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, जैसे कि सोल्जर एक एग्जांपल होता है ना, और कौन सा, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, कोई भी 3 एग्जांपल आप लिख के आ सकते हो, ठीक है. अ स्टूडेंट हैज मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, नैप्थलीन. डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप. सेम क्वेश्चन बेटा हम क्लास में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं. सैंड, वाटर और नैप्थलीन है ना, सैंड, सॉरी सैंड, कॉमन सॉल्ट और नैप्थलीन है. सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तो लिख भी लो इसको, क्लास में किया था हमने, ठीक है. चलो भाई बताओ, कोई दिक्कत? 42, 43, अच्छा जो बचे हैं उसका नाम लिख दिया तुमने, हाँ. चलो बताओ, किसी को कोई भी डाउट आया इसमें? कोई भी डाउट है? हाँ, ये हमने क्लास में किए थे. 41 और 43 तो हमने क्लास में ही किए हुए थे, याद है. कॉमन सॉल्ट, सैंड, नैप्थलीन को उठा लिया था, फिर हमने बोला था पहले तो नैप्थलीन को, देखो पहले क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, कॉमन सॉल्ट, सैंड और वाटर है, आपने डिस सॉल्यूशन पानी डाल दिया होगा, पानी डालते ही आपने इसको हीट किया, जैसे हीट किया नैप्थलीन सब्लिमेशन शो करता है, उड़ गया होगा नैप्थलीन, ठीक, नैप्थलीन उड़ गया. कॉमन सॉल्ट और सैंड को आप क्या करोगे, कॉमन सॉल्ट पानी में घुल गया होगा, और सैंड जो है वो नीचे बैठ गया होगा, तो फिल्ट्रेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इवेपोरेशन कर देंगे, तो सॉल्ट अलग हो गया और पानी अलग हो गया. तो इस तरीके से ये सब हम कर लेंगे. चलो 44th क्वेश्चन पे आ जाए. 44th क्वेश्चन में आ जाए. देखो, केस स्टडी. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब भी केस स्टडी आए कोशिश करो केस पढ़ने के पहले क्वेश्चन रीड करो. हो सकता है आपको क्वेश्चन अपने आप आता हो, केस पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े. तुम्हारी मैम तो केमिस्ट्री तुम्हें देखो ऐसे ही पढ़ाएंगे कि तुम्हें कभी भी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाद में सब समझा दिया है क्लास में. तो मैं ऐसा, मतलब एक सजेशन होता है, केवल छोटा सा सजेशन होता है, और ये बहुत अलग सा होता है. स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा ये क्या बोल रही है मैम, गलत भी लगती है ये बात कई लोगों को, बट ये मेरा तरीका है हमेशा. केस स्टडी में पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर केस पढ़ा करो. मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिख दिया, पहले क्वेश्चन देख लो कौन कौन से आपको, कौन कौन से बिना केस पढ़े आते हैं, और फिर आप केस में जाओ कि भाई शायद वहां से कोई हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है. हो सकता है हमारे बिना केस पढ़े ही हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है. अगेन मैं आपको बता दूं, हो सकता है ऐसा ना हो, तो तुम केस पहले पढ़ सकते हो, बट ये तरीका है जो मैं हमेशा अपनाती हूँ. तो आप देखो ये आपसे लग पा रहा है या नहीं. अभी हम इस केस पे वापस आएंगे, पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है. चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, Which of the following correctly describes the particle size of a colloid? colloid का particle size इनमें से कौन बता रहा है? Less than 1 नैनोमीटर, between 1 to 1000 नैनोमीटर, greater than 1000. बताओ, अब तुम इसका आंसर बताओ. तुम्हें केस पढ़ने की जरूरत है? पहली चीज तो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी, मैं तुमसे पूछूंगी इसका केवल आंसर बताओ, ए बी सी या डी. चाशनी मैम के अलावा और कुछ भी लिख लिया करो चैट बॉक्स में, है ना. यहां से मुझे दिख रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, यहां से मुझे वही टेक्स्ट दिख रहा है. परेशान कर रखा है एक तो तुम लोगों ने. बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से, ए बी सी या डी. वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स, करेक्ट ऑप्शंस ऑप्शन बी. कल ही हमने पढ़ा था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. 1 नैनोमीटर से कम है साइज तो ट्रू सोल्यूशन होगा, 1000 से ज्यादा है सस्पेंशन होगा, ठीक है. फिनोमेना वेयर पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम्स विजिबल. पाथ ऑफ लाइट आपको दिखने लग गई कोलॉइडल में, उसे आप क्या बोलते हो? फिर से पाथ ऑफ लाइट जा रही है आपको, मतलब सॉरी लाइट जा रही है, वो स्कैटर हो रहा होगा, उसका पूरा पाथ दिख रहा है, वो कैसे जा रही है, कहां तक जा रही है, पूरा पाथ दिख रहा है. पढ़ने की जरूरत है. टिंडल इफेक्ट. इन अ कोलॉइड लाइक मिल्क हो गया, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट दैट गेट्स सस्पेंडेड इज कॉल्ड. वो बोल रहे हैं कोलॉइड है जैसे कि मिल्क हो गया, उसमें जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है. सोल्यूट लाइक कंपोनेंट क्यों? क्योंकि इमल्शन भी बोल सकते थे ना कि दिस इन दैट, तो हम सोल्यूट लाइक कंपोनेंट बोल दे रहे हैं, मतलब सोल्यूट बोल लो. सोल्यूट लाइक कंपोनेंट दैट गेट सस्पेंडेड इज कॉल्ड. जो सस्पेंड हो जाता है उसे आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम या कोगुलेशन. कल ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. बताओ सोल्यूट लाइक सब्सटेंस जो सस्पेंड हो गया, जो दिख रहा है, चाहे ऐसे ऐसे दिख रहा है, मतलब वो अलग अलग बैठा हुआ है, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप क्या बोलते हो? वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्पर्स्ड फेज. सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस जो होता है वो हमारे लिए डिस्पर्स्ड फेज होता है. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सारे करेक्ट आंसर्स. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. बोला सी बोला मैंने? बी. हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट आया इसमें? किसी को कोई भी डाउट आया इसमें? सही है ना? सही है ना? सही है? सही है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो भाई, तो ये समझ में आ गया होगा डिस्पर्स्ड फेज बोलते, समझ गए ना तुम क्या बोल रहे हैं? ये ग्लास था, है ना, ये ग्लास था, इसमें जो ये वाले पार्टिकल है सस्पेंडेड पार्टिकल, ये क्या था? ये डिस्पर्स्ड फेज होता है. और जो पूरा होता है सॉल्वेंट लाइक, वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है, तो वो डिस्पर्जन मीडियम होता है. चलो भाई ये करेक्ट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इमल्शन. इसमें से इमल्शन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है?
सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस, सॉलिड को गैस में डाल दिया गया होगा, गैस डिस्पर्स हो गई लिक्विड में, या लिक्विड डिस्पर्स्ड हो गया दूसरे लिक्विड में, या सॉलिड डिस्पर्स्ड हो गया सॉलिड में। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर दे लोगे तुम लोग, करेक्ट आंसर दे लोगे, यस और नो, यस और नो, बताओ क्या आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे देंगे? बताओ 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 बताओ, ए बी सी या डी? वेरी गुड, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड। पहली स्लाइड में लिखा था लिक्विड लिक्विड आपस में मिल रहे होते हैं इसमें हमेशा, है ना, तो लिक्विड लिक्विड ही होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी केस पढ़ने की, लेकिन मैं फिर से आपको बोल दूं, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको जरूरत पड़े, तो आप एक बार केस को रीड कर सकते हो, क्योंकि केस में कुछ भी नहीं होगा, बस वही लिखा होगा जो आप ऑलरेडी पढ़े होगे, है ना, तो आप केस चाहो तो रीड भी कर सकते हो, अदरवाइज पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो और किसमें आपको केस की हेल्प लग रही है। इससे क्या होता है कि फिर उस केस स्टडी में जहां पे आपको उस क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आया होता, तो आप उस वाली लाइन पे ज्यादा फोकस्ड हो सकते हो रादर देन पूरे केस को पूरा समझने में, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन रीड कर लिया करेंगे। चलो भाई, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट, फिर से हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखेंगे केस क्या है, ठीक है। चलो तो भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है which physical property must differ significantly between two miscible liquids for simple distillation? क्या डिफरेंस होना चाहिए, आपस में मिक्स हो गए, अब आपको इसको अलग करना है, तो क्या क्या इसमें डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, या मेल्टिंग पॉइंट, किसका डिफरेंस होना चाहिए अगर आपको सिंपल डिस्टिलेशन करना है? सबको पता है मैम 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। इन अ डिस्टिलेशन apparatus व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंडेंसर? जो कंडेंसर लगा होता है याद है, ऐसे यहाँ पे एक यहाँ पे एक फनल वगैरह होता है, ऐसे कंडेंसर लगाया जाता है ना, यहाँ पे कंडेंसर होता है, फिर सेपरेटिंग फनल होता है, इसमें सेपरेट कर लिया जाता है, तो बोल रहे इस कंडेंसर का काम बताओ। अब अगर तुम्हें याद हो, ये एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जो हमने किया था पूरा, उसमें ड्रॉ भी करना था, है ना, तो तुम्हें याद होगा, तो वो कंडेंसर क्या करता है, कूल डाउन करता है। भाई आप क्या कर रहे हो, आप डिस्टिलेशन कर रहे हो, ठीक, डिस्टिलेशन में आपको अलग अलग, जैसे ही टेम्परेचर में 25 डिग्री का डिफरेंस आया, तो एक को इवेपोरेट होने लगा होगा, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, वो इवेपोरेट हुआ होगा, फिर उसके पार्टिकल ऐसे सेपरेटिंग फनल में आए होंगे, है ना, सॉरी कंडेंसर में आए होंगे। कंडेंसर में क्या होता है, ठंडक होती है मैम, जो जिससे क्या होता है वो जो वेपर्स हैं वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, डिस्टिलेशन apparatus व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंडेंसर? हीट द मिक्सचर, हीट करने लगता है? बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर मेजर करता है? बिल्कुल भी नहीं। कूल द वेपर्स बैक इनटू लिक्विड, हाँ भाई, वेपर्स को वापस में लिक्विड में कन्वर्ट करता जाता है, वेपर्स को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करता जाता है, सी इज द राइट आंसर। कंडेंसर याद है ठंडा कर देता था, एकदम ठंडा ठंडा होता है ना, कूल एयर या उसमें लिक्विड डाला जाता था। इफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स, दो मिक्स होने वाले लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री और 80 डिग्री, सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना, विच सेपरेटिंग टेक्निक विल बी यूज्ड? बताओ, 2 डिग्री का डिफरेंस है केवल, तो भाई सिंपल डिस्टिलेशन से तो काम नहीं बनेगा, टेम्परेचर डिफरेंस तो बहुत कम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सिंपल डिस्टिलेशन तो तब होता है जब 25 से ज्यादा डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर में। विच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलाइज ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू प्रोड्यूस डेली लाइफ? अभी यही सेम क्वेश्चन पीछे भी था, तो आप तुरंत बता लोगे, बताओ कौन सा यूज करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए? डेली लाइफ में जो आप पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे हो उसके लिए, क्रूड ऑयल को यूज करते हो, चीज यानी कि पनीर, या फिर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर? वो बोल रहे हैं किसको आप यूज करते हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसको हटाने में किसका यूज होता है, कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोसेस लग रहा होता है, क्रूड ऑयल वाला या चीज? चीज से कैसे पेट्रोल बनेगा यार, सी वाटर नमक से, ड्रिंकिंग वाटर, क्या करेक्ट आंसर है? फिर वही चोरी बची हो क्या, कैसा क्वेश्चन है मैम, हमें सब कुछ आता है। चलो भाई, तो ये आपकी पूरी की पूरी एसीपी है। अब तुम मुझे सच सच बताओ, मान लो तुम्हारे ये चैप्टर आया और इस चैप्टर को करने के लिए टीचर ने बोला इसके जो क्वेश्चंस है वो करने में 20 मिनट लगेगा, तुम्हें कितना मिनट लगेगा, तुम सच बताना। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर का आपका कभी टेस्ट होना है, टेस्ट में 20 मिनट का टेस्ट है, देखो ये तो मैं तुमसे पूछ ही नहीं रही तुम क्या सही करके आओगे गलत, क्योंकि तुम्हें करके तो सब कुछ सही आना है। मैटर करता है जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, क्या आप टाइम बचा पा रहे हो, क्या आप ये पूरी चीजें जो आप कर रहे हो इसमें टाइम आपको कितना लग रहा है। मैंने आपको एसीपी पूरी बता दी, क्यों? क्योंकि आपको ये सब इतनी ही जल्दी करना, और अगर आपको लग रहा है मैम जल्दी हो गया, तो बेटा तुमने प्रिपेयर ही नहीं किया अच्छे से मेरे साथ, समझो बात को। अगर एक भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, तुमने प्रिपरेशन करी ही नहीं मेरे साथ अच्छे से, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से डिटेल में समझा रही हूँ, डेप्थ में समझा रही हूँ कि आप टाइम बचा पाओ एग्जाम में, विच इज योर मेन कंसर्न।
आंसर तो गलत करके ही नहीं आओगे, ये तो गारंटी अगर तुमने मुझसे पढ़ लिया तो। पर टाइम कितना बचा पा रहे हो भाई? साइंस का पूरा ओवरऑल पेपर होना, तुम फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तुम बायो को ज्यादा टाइम दो, कभी डायग्राम बनाना पड़ सकता है, केमिस्ट्री में पूरा टाइम बचा लो, और वो टाइम बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मैम की है। तो आप मुझे बताओ कि 10-15 मिनट में कर लोगे, है ना? देखो, अगर आप 15 मिनट में कर पा रहे हो गुड, अगर आप 20 मिनट की चीज 10 मिनट में कर पा रहे हो तो आपने भाई बिल्कुल, जिसे कहते हैं अच्छी प्रिपरेशन नहीं, हम अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम करते हैं तगड़ी प्रिपरेशन, ठीक है? तो आप 15 मिनट में कर पा रहे हो, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ा, लेकिन 10 मिनट में करना है भाई। 30 मिनट का है तो 15 मिनट में करना, जस्ट हाफ टाइम में अगर आप कर ले रहे हो तो तुमने अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, तुमने मैम के साथ तगड़ी प्रिपरेशन कर ली है। सो दिस इज आवर मेन एम कि हम नंबर तो अच्छे लाएंगे, हम टाइम भी बचाएंगे और समझेंगे भी। अब मुझे ये बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी मोर डाउट? If there is any more doubt, they are definitely mostly welcomed, है ना? बहुत सारे डाउट्स अगर हैं तो आप पूछ सकते हो, है ना? अभी बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है? कह रहा है 1 घंटे में करा तो फिर तो बेटा तुम छोड़ ही देना, फिर करना ही क्यों, है ना? बताओ, किसी को कोई भी डाउट है इसमें, या कोई भी डाउट इन जनरल आपको कोई डाउट है कि ये नहीं आया वो नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट? पक्का 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 पक्का? चाशनी मैम पढ़ाए, डाउट आ जाए ऐसा कैसे हो सकता है? वो हो सकता है, हो सकता है, अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम चाशनी मैम लिख रहे हो तो हो सकता है ना बेटा, फिर तो ये चीज जरूर हो सकती है। आया अच्छे से? वॉलेटाइल मतलब बता दूं, वॉलेटाइल मतलब बेटा जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। वॉलेटाइल मतलब जैसे मैंने बोला, पानी एक वॉलेटाइल सॉल्व, पानी जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज वॉलेटाइल का मतलब। टिंडल इफेक्ट जब बीम ऑफ लाइट पास करती है और वो स्कैटर हो जाए, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में ज्यादातर देखने को मिलता है, कभी कभी सस्पेंशन में भी देखने को मिलता है, तो स्कैटर हो जाए, उसका पाथ विजिबल हो जाए, तो उस इफेक्ट को केवल आप बोलते हो टिंडल इफेक्ट, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारे अब तुम लोग लिखते जा रहे हो, मुझे चैट्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मे बी कोई कोगुलेशन पूछ रहा है शायद, है ना? सेंट्रीफ्यूगेशन या कोगुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो देखो ऐसा होता है कि जब डेंसिटी का डिफरेंस होता है किसी में, तो आप क्या, इमिसिबल लिक्विड्स हैं आपस में और आपने डेंसिटी का डिफरेंस देख लिया, इमिसिबल लिक्विड भी नहीं बोलो यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे स्पेशली, तो डेंसिटी डिफरेंस है, तो आप उसको स्पिनिंग मशीन में डालते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन तेज से स्पिन कर देते हो। वो एग्जांपल याद है, ऐसे झूला, झूला नहीं क्या होता है, गेम वाला, है ना? तो आप क्या बोलते हो, उसको स्पिन कर देते हो, तो उससे वो अलग अलग डेंसिटी वाले सेपरेट हो जाते हैं, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना? क्रम्प कर लेना, क्रैम्प टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, दे क्रैम्प टुगेदर, मतलब इकट्ठा हो जाता है। जैसे फिटकरी को आपने मिट्टी वाले पानी में डाल दिया, तो जैसे फिटकरी को चोट लग गई तो लगा लिया, कल एग्जांपल बताया था ना, कट लग जाता है तो फिटकरी क्या करती है, एलम जैसे आप बोल सकते हो, पाउडर्ड एलम, वो पूरे जो गंदगी है, जो सैंड है या जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको क्या करता है, कोगुलेंट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करके सेडिमेंटेशन मतलब बैठ जाता है नीचे, ठीक है? फिर आप इसे डिकेंटेशन या जैसे आप फिल्टरेशन बोलते हो, आराम से फिल्टर कर सकते हो। तो कोगुलेशन ये होता है, ठीक है? दिस इज कोगुलेशन। कर्ड, पनीर, है ना, पनीर बनाने की ऐसी कल मैंने बताया था, दैट इज कोगुलेशन, ठीक है? अच्छे से आया? पक्का अच्छे से आया हमारे बच्चों को? सस्पेंशन एक बार बता दूं, सस्पेंशन बेटा देखो 3 चीज होती है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो हमें दिख भी नहीं रहे होते, बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं, उसे आप बोलते हो सोल्यूशन। फिर आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, जैसे सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, सॉइल इन वाटर, वो घुलते नहीं है, वो सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज सस्पेंशन। इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जो हमें अपने नॉर्मल आइज से दिख सकते हैं ना, जैसे चॉक हमें दिख रही होती है प्रॉपर, तो दैट इज, हम इसे बोलते हैं कि एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। और लास्ट आता है कोलॉइड। कोलॉइड वो सोल्यूशन होते हैं जिसका पार्टिकल साइज सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है? और ये होते हेट्रोजेनस हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हेट्रोजेनस होते हैं, बस वो हमें लग रहे होते हैं होमोजेनस, वो हमें लग रहे होते हैं होमोजेनस, होमोजेनस की तरह वो हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है? मतलब आपस में घुल मिल जाते हैं, ऐसा लग रहा होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, है ना, इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, ठीक है? ठीक है? सब्लिमेशन, जिसमें कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में बन जाए। चलो भाई, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना भी बेटा आपको मैंने पढ़ाया उसको बहुत 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 डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको और कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है बेटा, मेक श्योर आप उसका वीडियो देख लो, है ना, उसको वीडियो में ही देख लो, प्रॉपर जो लॉन्ग लेक्चर्स है उसमें आप चेक कर लो, जो भी लेक्चर में वो चीज मैंने कराई हुई है उससे पढ़ लो, उससे डिटेल में, कहीं पूरी दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करा दिए, एसीपी पूरी करा दी, ये है पूरा का पूरा चैप्टर, इसके बाहर इसमें कुछ नहीं है।
और इससे डिटेल में इसके अंदर कोई कुछ नहीं तुम्हें बता सकता है, ठीक है। सो दैट्स योर मिस एक्सेप्शन। आई ट्राइड माई बेस्ट और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आज और कल मेरी थोड़ी भी तुम्हें एनर्जी कम लगी हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फीवर है ऑफ कोर्स, तो सो सॉरी इफ इट हैपेंड, है ना। तो बाकी आई ट्राइड माई बेस्ट यार कि ऐसा हो नहीं। तो कैसा लगा बता दो एक बार, कैसा लगा तुम्हें, कैसा लगा? कल से तुम मुझे बहुत दिन तक नहीं मिलने वाले हो, है ना, काफी दिन तक अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। यस बेटा, ईसीपी एक बार खुद से जरूर ट्राई करना अगर नहीं करी थी, ठीक है। यस यस यस, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा लगा चैप्टर, कैसा लगा? ये नया चैप्टर है, ये इंट्रोड्यूस किया गया इस साल, है ना, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th-12th में भी आता है, तो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, आपको अच्छे से समझ में आई होगा। केमिस्ट्री इज केमिस्ट्रीइंग, आई होप हमारी जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्रीइंग, तो ऐसा हमारे पिछले 9th के बच्चे बोला करते थे, तो मुझे याद आ गया। आई होप हमारी केमिस्ट्री इज केमिस्ट्रीइंग, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही होगी, केमिस्ट्रीइंग हो रही होगी, है ना। और यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, और आपको हर चीज समझ में आई होगी, विच इज आवर मेन एम, कि आपको हर चीज अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी टॉपिक में ऐसा नहीं लगा होगा कि यार नहीं आया, ऐसा तो लगना ही नहीं चाहिए। और अगर बाय 0.0001% इफ यू फेल्ट लाइक दैट, तो उस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेना, आई एम गारंटीड कि आपको वो चीज अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो यस, आई होप द केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, और मेक श्योर करना एक बार आप याद से हर चीज खुद से जरूर रिवाइज कर लेना, सोल्यूशंस आपको ईसीपी के मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो फॉर द लास्ट टाइम दैट्स इट, एंड लेट मी से दिस कि भाई अब आप जाओ फटाफट फटाफट, है ना, दूसरे टीचर से पढ़ लो जल्दी जल्दी, जेलसी हो रही है मुझे तो ठीक है। अब तुम अपना बाकी के आपके साइंस के जो टॉपिक्स है, मे बी बायो या फिजिक्स जो भी स्टार्ट होने वाली है वो पढ़ो, फिर वापस से मेरे पास आना है तुमको, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, हम बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं, मे बी 2-3 हफ्तों के बाद मिलने वाले हैं, नहीं 2-3 हफ्ते भी नहीं, मे बी उससे भी बहुत हो सकता है महीने भर के बाद मिले, तो बहुत टाइम के बाद हम मिलने वाले हैं। जाओ चले जाओ अपने दूसरे टीचर से पढ़ो तुम जाके, ठीक है। सो वापस आ जाना, बस वापस आ जाना फिर से। तो signing off with this, I'll see you all in the next class with the next chapter, and make sure हमेशा motivated रहो, confident रहो, और अपनी एनर्जी हमेशा फुल रखा करो जब भी किसी की भी क्लास में हुआ करो, क्योंकि तुम ना पूरी दुनिया जीत लोगे, बस आज बस खुद से मत हारना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज होती है कि अपने आप में जब आप फुल्ली मोटिवेटेड खुद से होते हो ना, खुद से नहीं हारते कभी भी, तो दुनिया की सारी चीजें तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को खुद में मोटिवेटेड रखना और खुश रहना। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर फुल एनर्जी के साथ हर क्लासेस को अटेंड किया करो, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी टीचर्स की भी। एंड टू ऑल माय छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे, आई विल सी यू ऑल आफ्टर सम टाइम। मेरे सारे मतलबी बच्चों के सारे मतलब क्लियर हो गए होंगे, एंड आपको पूरा का पूरा चैप्टर हो गया होगा परफेक्टली क्लियर। आई विल सी यू ऑल with the next chapter, maybe the next week, or the next to next week, मतलब next month. Signing off with this, that's your Chashni ma'am, your कितना गंदा नाम दिया है तुम लोगों ने, that's Tapur Umar, that's your miss exception. See you all in the next class with the next video, next chapter. Thanks so much everyone, bye, take care, keep studying, keep learning, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। एक बात बोलूं, दूसरे टीचर से पढ़ के बेटा सीधा यही आना है तुमको, तो ये बात भूलना नहीं, ठीक है। पढ़ लो तुम बाकी के सब्जेक्ट, तुमको आना यही है वापस से, ये भूलना नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुमको मैं पकड़ के रखूंगी, समझ रहे हो, जा नहीं सकते तुम लोग।